हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज हम पढ़ेंगे कि लद्दाख में एक डिमांड चल रही है सिक्स शेड्यूल को लेके। तो ये सिक्स शेड्यूल है क्या, सिक्स शेड्यूल को कंपेयर करेंगे विद फिफ्थ शेड्यूल और फिर देखेंगे कि इसके अलावा अगर हम सिक्स शेड्यूल नहीं दे रहे तो क्या क्या उनके लिए बेटर ऑप्शंस या अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने कमेटी का गठन किया है, कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी, तो वो किस लिए है या उसका क्या पर्पस, मेन पर्पस होगा। तो अभी हम देखते हैं सारे प्रोस्पेक्ट 2024 प्रीलिम्स के हिसाब से इस न्यूज को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट चीज की ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक हाई पावर्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। किसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। किसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। तो वो क्या इंश्योर करेगी कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे मेन बात क्या है? लैंड और एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन करेगी। किसके लिए? पीपल ऑफ लद्दाख के लिए। कि लद्दाख में कुछ लोग रहते हैं, अब लद्दाख में लोग रहते हैं तो वहां पे उनका जो लैंड होगा या उनके जो रिसोर्सेस होंगे, वहां की जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके अलावा जो पब्लिक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट होगा, तो उसमें उनका शेयर कितना होगा। तो वहां के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि ये इशू कहां से बन के आया, तो कुछ मेंबर्स ने क्या बोला है कि ये कमेटी जो है वेग है, इसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ये सिक्स शेड्यूल की बात ही नहीं करता। ये क्या नहीं बात करता है? सिक्स शेड्यूल की बात नहीं करता है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करना है नहीं करना है। तो ये उसकी बात नहीं करता है, इंक्लूजन की बात नहीं कर रहा है। तो इस कमेटी का गठन करना कोई पर्पसफुल नहीं है, ऐसा कुछ मेंबर्स ने, इस कमेटी के कुछ मेंबर्स ने कहा है। ठीक है, तो यहां से फिर क्या है कि लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट की, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है कि हमें जो चाहिए था, हमें तो अपने लैंड और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्शन चाहिए थी। और लैंड और एम्प्लॉयमेंट किसके अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है? तो हमारे पास आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 है। तो ये क्या कहता है? द रेसिडेंस फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो पार्लियामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी अगर लॉ बनाएगा तो कौन बनाएगा रेसिडेंस के लिए? आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3, दैट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में भी राइट टू इक्वालिटी के अंडर में ही आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। तो पार्लियामेंट क्या करेगा? ये लॉ बना सकता है रेसिडेंस का। इसलिए वहां के लोगों ने डिमांड किससे की है? सेंट्रल गवर्नमेंट से की है। और कमेटी किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर ने ये कमेटी बनाई है। ठीक है, हुआ क्या था कि 2019 सितंबर में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब बॉडी कितने टाइप की होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, स्टेचुटरी बॉडी होती है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये अंडर आर्टिकल 339 बी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या काम है इसका? मेन इसका पर्पस क्या है? जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके प्रोटेक्शन या उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके जो भी मतलब जो भी उनकी दिक्कतें होगी, तो उसके लिए ये हमारे पास एक कमीशन है। तो इस कमीशन ने 2019 में क्या कहा था? रिकमेंड किया था इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में लद्दाख का इंक्लूजन की इसने बात की थी। अभी हम पढ़ेंगे कि सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो इस कमीशन ने क्या कहा था? सिक्स शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड करना चाहिए। क्या उसने नोट डाउन किया था कि जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है, नई यूनियन टेरिटरी कब बनी थी? जब जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था दो पार्ट्स में, तो दो यूनियन टेरिटरी बनी थी। फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी बनी थी। तो इसने कहा था कि वाज प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल एरिया, तो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो कितनी वहां पे पॉपुलेशन जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन है 97%। तो 97% अगर किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वहां पे लोग ज्यादा ट्राइबल रहते होंगे। अब जब ज्यादा ट्राइबल लोग वहां पे रहते हैं तो उनका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उनका कल्चर क्या है? एकदम से डिस्टिंक्ट है, लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, सब कुछ डिस्टिंक्ट होगा। तो उनको प्रोटेक्ट करना, दैट इज कल्चर को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना। तो ये और उसने नोट डाउन किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने। और उसने कहा था कि जो हमारा कल्चर हेरिटेज है उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल होगा कि अगर हम लद्दाख का कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये किसने कहा था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कि कब कहा था? 2019 सितंबर में। इसके अलावा जब ये कमेटी बनी तो कमेटी का बैकग्राउंड क्या था कि भाई कमेटी बनी, अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हमने कमेटी बनानी पड़ गई? तो कुछ तो हुआ होगा। तो फर्स्ट चीज क्या है कि सिविल सोसाइटी क्या होती है कि कोई भी एरिया है हमारे पास, तो कुछ एरिया में कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो वहां की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन हो सकता है, सोशली हो सकता है या सोशल हो सकता है, सिविल हो सकता है, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन की बात कर सकता है। तो वहां की जो सिविल सोसाइटी ग्रुप थे
उसने डिमांड क्या किया कि लद्दाख का हमें लैंड रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन करना है। क्या क्या प्रोटेक्ट करना है? लैंड का प्रोटेक्शन करना है कि भाई बाहर के लोग वहां जा रहे हैं और बाहर के लोग जा रहे हैं तो वहां पे अगर मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ लद्दाख में, मैं लद्दाख में बिजनेस करूंगा या तो मैं वहां का लैंड रेंट पे ले सकता हूँ या मैं उसको परचेज कर सकता हूँ। और हमने एक चीज देखा है कि रेंट से ज्यादा फायदा किसमें रहता है? परचेज करने में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब मेरी होगी और मैं उसको कभी बाद में बेच भी सकता हूँ। अगर मैं लैंड का रेंट दे रहा हूँ कंटिन्यूअस कुछ टाइम के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो वो पैसा तो वेस्ट है, क्योंकि 4 ईयर के बाद जब मैं वहां से हट जाऊंगा तो उसके बाद तो जो मैंने रेंट दिया है वो खत्म है, उसका कोई यूज नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, अगर वहां से कोई बिजनेसमैन या कोई भी जा रहा है तो वो क्या करता है? लैंड को परचेज करता है। अब वहां के लोगों का तुम लैंड परचेज कर रहे हो तो उनके पास तो अभी मनी पावर या रिसोर्सेज कम है। अब रिसोर्सेज कम है तो उनके पास अपना लैंड भी अगर वो खो देंगे तो उनके पास क्या बचेगा? तो वो अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, वहां का कल्चर प्रोटेक्ट करना है, तो लैंड को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज, वहां के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और थर्ड, वहां का एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, और वहां पे अगर कोई जॉब है और नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से कोई लोग जाके वहां पे अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो वहां के लोग सफर करेंगे नहीं करेंगे? और जैसा हमने पढ़ा कि वो शेड्यूल ट्राइब एरिया है, शेड्यूल ट्राइब्स का रीजन है, और शेड्यूल ट्राइब का रीजन है तो कहीं ना कहीं वो बैकवर्ड है, उनके पास एजुकेशन वगैरह की एक्सेस कम है। एक्सेस कम है तो एम्प्लॉयमेंट में उनका से कम हो जाएगा, मेरिट के बेसिस पे कम हो जाएगा। अब जब मेरिट के बेसिस पे कम हो जाएगा तो और लोग बाहर के लोग जाके वहां पे एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वो लोग सफर करेंगे जो वहां के नेटिव है, वो सफर करेंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां की जो सिविल सोसाइटी ग्रुप था उसने क्या क्या डिमांड किया कि जो लैंड होगा, रिसोर्स होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, हमें ये अपने लिए चाहिए, हमें ये इनका प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये नहीं 100% प्रोटेक्शन नहीं, पर कुछ प्रोटेक्शन तो तुम्हें देना चाहिए। ये कब से चल रहा है? पास्ट 3 ईयर से चल रहा है। और पास्ट 3 ईयर में क्या हुआ है कि 2019 में हमने देखा कि आर्टिकल 370 दैट इज द स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर, उसको रिवोक कर दिया गया था। रिवोक करने के बाद क्या किया गया था? पार्लियामेंट ने बाइफरकेट किया था, जो स्टेट था हमारे पास जम्मू कश्मीर, उसको बाइफरकेट किया था 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या था? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो तब से एक डिमांड चल रही है लोगों की। सेकंड चीज क्या है कि उनके अंदर एक डर है। डर क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे या कॉन्ग्लोमेरेट्स होंगे, कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या होते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बन जाती है। पढ़ा नहीं हमने? ये कंपनी इसकी सब्सिडियरी है, तो बहुत सारी सब्सिडियरी अगर मिलके एक बड़ी कंपनी बना रहे हैं तो उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, उसके पास कैपिटल ज्यादा होगा, मैन पावर ज्यादा होगी। तो जब उसके पास मैन पावर ज्यादा होगी और वो किसी एरिया में जाके बिजनेस करेंगे तो वो परचेज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल की दिक्कत नहीं है तो वो परचेज करेंगे। परचेज करेंगे तो वहां का लैंड किसके पास आ जाएगा? बाहर के लोगों के पास आ जाएगा। बाहर का मतलब इंडिया के लोगों के पास आ जाएगा, बिग जो बिजनेसमैन है उनके पास आ जाएगा। तो वहां के जो लोकल है उनके पास उनका लैंड नहीं रहेगा, उनके पास उनका लैंड नहीं रहेगा, और वो कम एजुकेटेड है तो वो लोग सफर करेंगे नहीं करेंगे? अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें इसका, तो उनके पास वो सफर करेंगे नहीं करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि उनके अंदर ये डर था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉन्ग्लोमरेट्स होंगे वो उनका लैंड उनसे छीन लेंगे और उनका उनसे उनकी जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट भी छीन लेंगे। तो वहां के जो लोकल पीपल होंगे वो सफर करेंगे। तो ये रीजन हमने दोनों देखे कि इस बैकग्राउंड में एक एक प्रोटेस्ट चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया, कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी। तो उस कमेटी को क्या क्या देखना है ये भी देखते हैं। पर्पस क्या है इस कमेटी का, कि इस कमेटी का काम क्या है, मेन एम क्या है, तो क्या करेगी ये डिस्कस करेगी किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि रीजन के पास यूनिक कल्चर है। यूनिक कल्चर होगा क्योंकि 97% क्या है? ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स है। तो यहाँ का रीजन का जो यूनिक कल्चर है और वहां की जो लैंग्वेज भी यूनिक है, लद्दाख की लैंग्वेज यूनिक है, इन सब चीज को प्रोटेक्ट करना है। और एक चीज मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लद्दाख की ज्योग्राफी कहाँ के बीच में लाई करता है? लद्दाख यहाँ पे लाई करता है, तो इसके यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है? चाइना यहाँ पे मेन लैंड इंडिया हो गया, ये भी पार्ट ऑफ इंडिया ही है। तो लद्दाख के साइड में चाइना है, इस साइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के साइड में पाकिस्तान। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को कंसीडर करेंगे तो क्या ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी? स्ट्रेटेजिक होगी नहीं होगी? तो यहाँ पे अगर ये लोकेशन हमारे लिए स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनके लोकल पीपल्स को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते हुए, तो इस पे फोकस करना है हमें। तो इस कमेटी का मेन एम क्या है कि हमें उनका यूनिक कल्चर तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, उनकी लैंग्वेज तो प्रोटेक्ट करनी करनी है, लेकिन हमें कंसिडर करना है इसकी ज्योग्राफी को भी, और ज्योग्राफी में भी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। तो क्यों स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है? क्योंकि ये एरिया लाई करता है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है? सेकंड चीज, इसके बाद में क्या है कि ये स्ट्रेटेजाइज करेगा
ये क्या स्ट्रेटेजाइज करेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि सभी को इंक्लूड करना है, कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं, जितने भी सेक्शंस है, जितने भी पीपल्स है, सभी को कंसिडर करते हुए। गांधी जी की राष्ट्र ताविज्म सुनिए ना, कि राष्ट्र गांधी जी ताविज्म क्या कहती है कि मैं अगर कोई भी काम करूंगा या कुछ भी मैं काम कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या कंसिडर करूंगा उस काम को लेके कि जो इस लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है, क्या उसको इस काम से कोई फायदा होगा। तो यही कि हमें क्या करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, कि सभी को इंक्लूड करना है इस डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट करेंगे लद्दाख का, लेकिन डेवलपमेंट करने में वहां के लोकल लोग पीछे नहीं छूट जाने चाहिए, उनका भी फायदा होना चाहिए, उनको इंक्लूड करते हुए फायदा काम करना है। और ये डिस्कस करेगा कौन कौन से इश्यूज को डिस्कस करेगा, जो रिलेटेड हो गए एम्पावरमेंट ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो लद्दाख के पास ऑलरेडी एक लद्दाख की ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसके एम्पावरमेंट की बात करेगा कि भाई वहां के लोकल जो इश्यूज है वो तो रिजोल्व करना ही है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स वगैरह या लैंड की इनका काम तो देखना ही है, इसके अलावा एम्पावरमेंट करना है वहां की जो लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको भी एम्पावर करना है, ठीक है, लेह और कारगिल की, ठीक है, उसको भी एम्पावर करना है। और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की, ये क्या होता है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब कि जितने भी पीपल्स होंगे इस सेक्स मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो सभी पे ध्यान देना है, इक्वली ध्यान देना है, सभी को इंक्लूड करना है इस डेवलपमेंट की जो हमारी जर्नी होगी, तो सभी को हमें इंक्लूड करते हुए चलना है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने पढ़ा कि अभी इसका जो कमेटी बनाएगी उसका मेन पर्पस क्या है और वो किस बैकड्रॉप में, क्या उसका बैकग्राउंड रहा था, क्यों बनाई वो। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहा है। अभी पिछले कुछ टाइम से प्रोटेस्ट चल रही है, डिमांड चल रही है, डिमांड चल रही है तो गवर्नमेंट की निगाह में आई होगी, तो गवर्नमेंट का भी कुछ स्टैंड रहा होगा, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी रिकमेंडेशन दी है 2019 सितंबर में। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड रहा है, गवर्नमेंट की फर्स्ट चीज क्या है कि स्पेशल स्टेटस की अगर बात करें, हम लद्दाख को स्पेशल स्टेटस की बात करें, तो गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव इट या ईगर टू गिव इट। गवर्नमेंट कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है इसको देने में। क्यों जल्दबाजी नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटमेंट या कुछ काम ऐसे किए होंगे कि बताया कि अभी हम तैयार नहीं है, और तैयार क्यों नहीं है या जरूरत नहीं है सिक्स शेड्यूल की लद्दाख को देने, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज नॉट वेरी ईगर टू गिव इट। सेकंड चीज इसमें पॉइंट बताते हैं, क्या पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक चीज बताई थी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन अंडर द सिक्स शेड्यूल इज टू एंश्योर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसने क्या कहा था कि सिक्स शेड्यूल में अगर किसी को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम क्या होगा, ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो सोशल सोशल डेवलपमेंट करना है, वहां के लोगों का डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है। तो इकोनॉमी मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी, और सोशल में तुम्हारा लैंड वगैरह भी आ जाएगा। या लैंड के अलावा भी बहुत सारे एजुकेशन वगैरह सब, एजुकेशन या वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब सोशियो डेवलपमेंट के अंडर आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जॉब्स से रिगार्डिंग ये वहाँ के लोगों को एम्पावर करना है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी अगर स्टेट को हम सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को क्या बताया कि इसका सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव तो ये है, लेकिन जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख का, उसके उसके लिए अभी इनफ केयर दी जा रही है, सफिशिएंट फंड दिए जा रहे हैं, कि हमारे पास ऐसी एन नंबर ऑफ स्कीम्स है कि हम उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनके पास इनफ फंड्स भी दे रहे हैं लद्दाख को। तुमने पढ़ा होगा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था कि 42% जो शेयर था स्टेट का सेंटर के फंड में, उसे 41% किया था, और ये 1% किसके लिए था, जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए और लद्दाख की यूटी, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इतना सफिशिएंट फंड दे रहे हैं किसको, लद्दाख को, किसके लिए, कि वहां का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, जो भी वहां के रिक्वायरमेंट्स है डेवलपमेंट की वो अच्छे से हो पाए, प्लस वहां का सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल में इसको डालने से इतना कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सिक्स शेड्यूल में डालने से हो रहा है वो हम ऑलरेडी वहां पे कर रहे हैं। तो ऐसा किसने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसको कहा था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही एक स्टेटमेंट था कि लद्दाख का अगर हम इंक्लूजन करेंगे सिक्स शेड्यूल में तो ये डिफिकल्ट होगा, और डिफिकल्ट किन रीजंस की वजह से होगा और क्यों होगा। ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ साफ कहता है कि सिक्स शेड्यूल किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, और नॉर्थ ईस्ट में चार स्टेट्स है, दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वेरी क्लियर कि सिक्स शेड्यूल किसके लिए होगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए होगा। नॉर्थ ईस्ट में चार स्टेट्स हमने बताया उनके बारे में होगा।
इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, फिफ्थ शेड्यूल है। और फिफ्थ शेड्यूल क्या बात करता है, 10 जो हमारे पास स्टेट्स है, इन 4 स्टेट्स के अलावा जो 10 स्टेट्स है वहां के ट्राइबल रीजन्स की बात करता है, ट्राइबल एरिया की बात करता है, ट्राइबल एरिया एंड रीजन्स या ट्राइबल पॉपुलेशंस। किन स्टेट्स में बात करता है, 10 स्टेट्स में जिनमें इनकी पॉपुलेशन मेजर है। तो हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल एक अलग चीज है और सिक्स शेड्यूल एक अलग चीज है। सिक्स शेड्यूल बात करता है ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइबल पॉपुलेशन जो हमारे पास इन 4 स्टेट्स में, ये स्पेसिफिकली इन 4 स्टेट्स के लिए है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है। अभी क्या है कि एक रिपोर्ट आई थी राज्यसभा में। रिपोर्ट क्या थी कि लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, किसका, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, वो कितना पॉपुलेशन बढ़ाया उसने, 10% से 45% कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन होगी उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। वही है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अगर उन्हें जॉब्स मिलेगी तो उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, उनका सोसाइटी चेंज करेगी, प्लस उनके पास फाइनेंशियल मनी पावर आएगी, मनी पावर से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो राज्यसभा में जो एक रिपोर्ट टेबल हुई थी उसमें क्या दिखाया कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन कितना बढ़ाया, 10% से 45% कर दिया गया। किसके लिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी, उनके लिए कर दिया गया। उससे क्या होगा, वहां का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा अभी देखो क्या है कि ये गवर्नमेंट का कंप्लीट प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि गवर्नमेंट अगर इसको इंक्लूड करना चाहे फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में तो गवर्नमेंट कर सकती है, इसको दे सकती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल लेके आना पड़ेगा टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और कौन सा शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा, सिक्स शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा। और शेड्यूल को अमेंडमेंट कैसे करते हैं, अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज सिक्स शेड्यूल, छठा शेड्यूल है क्या। अभी बात की थी ना फिफ्थ शेड्यूल की, तो फिफ्थ शेड्यूल 10 स्टेट्स के लिए है। 10 स्टेट्स में जो ट्राइबल रीजन होंगे या ट्राइबल पॉपुलेशन होगी उनके लिए। और सिक्स शेड्यूल क्या है, फोर्थ स्टेट्स के लिए। तो 4 स्टेट्स कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स के लिए। उसमें क्या कर बनाएगा, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएगा। अभी आर्टिकल 244 दिया गया है। और आर्टिकल अभी तुमने रिसेंट मतलब कुछ टाइम पहले सुना था, राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि हम असम को अंडर आर्टिकल 244A, दैट इज क्रिएशन ऑफ स्टेट विद इन अ स्टेट, तो स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाएगा, उसके पास इनफ पावर, उसको डिसेंट्रलाइज पावर दी जाएगी असम के अंदर। तो ये आर्टिकल याद रखना। इसके बाद आर्टिकल 244 है। तो ये क्या कहता है, सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो छोटी छोटी डिविजन्स बनाएगा स्टेट के अंदर। तो उन डिविजन्स का नाम क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो हमारे पास अभी कितनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 10 है। 3 स्टेट्स में 3 3 है, एक स्टेट में त्रिपुरा में 1 है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो हमारे पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, तो इसके पास क्या क्या पावर होगी, तो इनके पास इनकी लेजिस्लेटिव पावर होगी, इनके पास जुडिशियल पावर होगी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होगी। मतलब इनकी ऑटोनॉमी, इन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी इनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी स्टेट के अंदर में, कि इन 3 लेजिस्लेटिव पावर भी है उनके पास जुडिशियल पावर भी है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास विद इन अ स्टेट। जो भी स्टेट्स में, ये हमारे पास 6 शेड्यूल है, तो 6 शेड्यूल में जो स्टेट्स हमारे पास, उनके वो बना सकते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। उनका नाम क्या दिया गया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जो बनाएंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके पास पावर क्या होगी, लेजिस्लेटिव पावर भी होगी, उनके पास जुडिशियल पावर भी होगी, और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होगी। मतलब उनके पास इन तीनों फील्ड में ऑटोनॉमी दी गई। 6 शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हमने अभी पढ़ा था कि 6 शेड्यूल में स्पेसिफिकली इन 4 स्टेट्स का नाम दिया गया। अभी हम बात करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो इसका क्या रिलेवेंस है, जो ट्राइबल एरिया है 4 स्टेट्स में, वो क्या बनाएंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे इन 4 स्टेट्स में। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो गवर्नमेंट, अगर मान लो कोई भी एक ये स्टेट है और इसमें 3 ऐसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, इनको ऑर्गेनाइज भी कर सकता है और रीऑर्गेनाइज भी कर सकता है। ऑर्गेनाइज मतलब एक नया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बना सकता है, या 3 बनी है तो इनकी इनकी जो बाउंड्री है उसको भी चेंज कर सकता है, मतलब ऐसे भी कर सकता है, बाउंड्री भी चेंज कर सकता है। तो गवर्नर कौन होगा, इसके लिए कौन एम्पावर्ड है, गवर्नर। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रखना प्री प्रोस्पेक्ट से, कि ये पेपर में आ सकता है। और काफी बार ये यूपीएससी ने इसके बारे रिगार्डिंग फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में क्वेश्चन पूछे भी है। तो इस खत्म होने के बाद, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम पीवाईक्यूज देखेंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस अभी यूपीएससी ने पूछे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट क्या है कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, कि अगर पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट इन 4 स्टेट्स की जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी उनमें अप्लाई होगा, तो वो सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ भी अप्लाई हो सकता है, डायरेक्ट भी अप्लाई हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अप्लाई ना हो। तो इसके लिए कौन, प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर एम्पावर्ड होंगे इसके लिए। तो किसी स्टेट में गवर्नर है, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट होगा, एक स्टेट में प्रेसिडेंट है, बाकी में गवर्नर होगा। तो एक्ट क्या करेगा, कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट है, either they do not apply to this district, autonomous district, or apply with certain specified modification and exceptions। डायरेक्ट भी अप्लाई हो सकते हैं अगर गवर्नर के। पावर ऑफ डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड वाइज आइदर विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो पावर किसके पास होगी, या तो प्रेसिडेंट के पास होगी, जैसे असम के केस में क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, बाकी 3 स्टेट्स में क्या है, गवर्नर के पास पावर है। तो पावर किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी या फिर गवर्नर के पास होगी, कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना मॉडिफिकेशन उनको करके देना है, या वो पूरा पूरा कंप्लीट भी अप्लाई हो सकता है। तो अभी हम छोटा सा ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कंपोजिशन देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हमारे पास 4 स्टेट्स में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उनमें कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखना है। इनमें से 4 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, and the remaining 26 are elected on the basis of universal adult suffrage, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो 30 मेंबर में से हमारे पास 26 मेंबर कैसे होंगे, जो इलेक्ट होके आएंगे, इलेक्ट मतलब कि लोग इसमें क्या है, वोटिंग करेंगे, और 4 मेंबर क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। तो उन नॉमिनेटेड मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेगा, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स दे होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। जो ये 26 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, इनका ऑफिस कितने साल का होगा, कितने टाइम पीरियड्स के लिए इलेक्ट रहेंगे, 5 ईयर के लिए। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, तो ये कितने टाइम के लिए होंगे, तो ये गवर्नर पे डिपेंड करेगा, ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो ये गवर्नर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए इनको रखना है। गवर्नर चाहे तो 1 साल बाद भी हटा सकता है, गवर्नर चाहे तो 5 साल बाद भी हटा सकता है। तो किसका प्लेजर होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में, गवर्नर का। ईच ऑटोनोमस रीजन दे आल्सो हैव अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, कि हमारे पास क्या है कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उस काउंसिल में वो अलग से अंदर रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं, कि ये एक स्टेट था, इस स्टेट में ये 2 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, काउंसिल है, ये काउंसिल है ए, ये काउंसिल है बी। तो ये जो काउंसिल है ये अलग से 3-4 इसमें रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं, 1 2 3, तो ये 3 रीजनल काउंसिल भी हो सकती है। ये अगर डिस्ट्रिक्ट चाहे बनाएगा कौन, गवर्नर, क्योंकि वो क्या करता है, रीऑर्गेनाइज भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है। अभी हम बात करते हैं कि ये काउंसिल बनी, तो इस काउंसिल की पावर क्या क्या होती है, और ये पढ़ना जरूरी क्यों है इस टॉपिक में, क्योंकि अगर कोई डिमांड कर रहा है 6 शेड्यूल की, तो 6 शेड्यूल में होता क्या है, और होता है तो उसके पास क्या क्या पावर होती है। तो क्या कहीं ना कहीं लद्दाख को ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, लद्दाख को कहीं ना कहीं लद्दाख को क्या चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो अभी क्या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल, हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर चाहे तो रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। दे एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, कि जो भी एरिया एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आएगा, जो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, उसमें वो 3 फील्ड में, हमने बात की थी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात की थी, तो अपने फील्ड में बना सकता है। इसके अलावा किस किस मैटर्स पे बना सकता है, तो ऐसे कुछ मैटर्स ये याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्ट ऐसे पूछे भी है कि ये मैटर्स लाई करेंगे अंदर अंडर देयर जुरिस्डिक्शन और नॉट। जैसे म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत में पूछा गया है क्वेश्चन कि ये जो मैटर है पंचायत में कितने 29 सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 18 सब्जेक्ट ये कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा म्यूनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट में आएगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे याद रखना है, लैंड प्रोटेक्शन किस चीज की चाहिए थी, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, लैंड रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट। तो लैंड होगा ही फिर पक्का अगर उनको 6 शेड्यूल चाहिए। फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स एंड सो ऑन। तो सोशल कस्टम्स वगैरह या मैरिज वगैरह, तो ये सब क्या है, सोशल प्रोटेक्शन है, इनका डिफरेंट कल्चर है, तो इनकी मैरिज एज इंस्टीट्यूशन ये भी सब डिफरेंट होगा। तो ये सब चीजें इनको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। बट ऑल सच लॉज दे रिक्वायर द एसेंट ऑफ गवर्नर। तो अगर कोई भी, हमने देखा पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो किसकी एसेंट चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की। तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो भी कुछ लॉ बनाएगी, तो वो जो लॉ बनाएगी उसमें किसकी एसेंट चाहिए, गवर्नर की। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें किसकी एसेंट थी, गवर्नर की। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था
कि कोई भी हमारे पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। रीजनल काउंसिल के अलावा वो क्या कर सकते हैं, विलेज की काउंसिल भी बना सकते हैं और कोर्ट्स बना सकते हैं फॉर ट्रायल्स ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। मतलब अगर कोई ट्राइब्स रह रही है तो उनके बीच में भी झगड़ा हो सकता है। अगर उनके बीच में झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच के झगड़े को रिजोल्व कौन करेगा, तो उनके लिए क्या कोर्ट्स फॉर द ट्रायल्स ऑफ सूट्स एंड केसेस कौन कंस्टिट्यूट करेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगी, या वो विलेज काउंसिल भी बना सकती है, छोटे छोटे काउंसिल कि लोकल इश्यूज को इस लेवल पे हैंडल किया जाए। इसके अलावा जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के भी कुछ लॉज वगैरह अगर बना रही है, हाई कोर्ट बना रही है या कोई लोग वहां के हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अब उनको इतनी नॉलेज है नहीं, कोई भी लॉ अगर हाई कोर्ट ने बनाया वहां के लोगों के लिए तो वो हाई कोर्ट का कंप्लीट लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और नहीं एप्लीकेबल होगा तो उसको कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन मना कर सकता है, दैट इज गवर्नर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दीज सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, कि भाई वहां के लोकल लोगों ने एक सूट्स फाइल कर दिया, मतलब कोई भी केस है ट्राइब्स के बीच में, और उस केस को किसने रिजोल्व किया है, किसने उसके ऊपर जजमेंट दी, वहां का जो कोर्ट होगा फॉर ट्रायल वो किसने बनाया था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने, किसकी परमिशन से, गवर्नर की परमिशन से। अब हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो उसको कौन स्पेसिफाई करेगा, गवर्नर स्पेसिफाई करेगा। तो इसमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोस्टली गवर्नर ही मॉडिफाई करता है सेंटर के और स्टेट के लॉज, गवर्नर ही हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है, और जो फाइनल इन्होंने इन मैटर्स में कोई भी लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है तो उसको भी एसेंट किसकी चाहिए, गवर्नर की चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी दे कैन एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 चीजें, प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरी, मार्केट्स, डिस्पेंसरी क्या होता है, जहां से मेडिसिन वगैरह मिलती है, मार्केट्स, फेरीज, फिशरी, रोड्स एंड सो ऑन इन द डिस्ट्रिक्ट। अभी कुछ सब्जेक्ट्स हमने ऊपर देखे थे कौन कौन से, लैंड वगैरह। अब लैंड पढ़ा था हमने, प्रोटेक्शन, लद्दाख क्यों डिमांड क्या कर रहा है कि वहां का लैंड प्रोटेक्ट हो, वहां के रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो, वहां की एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट हो। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, एजुकेशन वन ऑफ द फैक्टर है, तो एजुकेशन अगर प्राइमरी स्कूल्स वहां पे कौन लोग बना रहा है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना रही है, तो वहां के जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशन का काम कर रहा है, तो वहां से अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि अगर प्राइमरी स्कूल्स का कंट्रोल उनके हाथ में है तो वो एजुकेट कर पाएंगे हर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई एजुकेटेड होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या है, आसान हो जाएगी। तो फील्ड्स कौन कौन से बताए कि क्या क्या कर सकता है, दे कैन एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरी, मार्केट्स, लोकल मार्केट्स, फेरीज, फिशरी, रोड्स एंड सो ऑन इन द डिस्ट्रिक्ट। ये सब्जेक्ट, इसके अलावा ये हमने पढ़े थे ऊपर, लैंड, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्सेस, सोशल कस्टम्स एंड सो। तो ये सब्जेक्ट किसके किसके कंट्रोल में होंगे, सभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कंट्रोल में होंगे। दे आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर कोई भी बॉडी काम कर रही है, बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, फंक्शंस चाहिए और फंक्शनरी चाहिए। तो अभी फंड्स कहां से आएंगे कि ये असेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू को, इंपोज भी कर सकते हैं सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस, जैसे मार्केट टैक्स हो गया, मार्केट अगर बना रहा है तो मार्केट कौन बना रहा है, एडीसी बना रही है, तो मार्केट बनाया तो मार्केट पे टैक्स भी लग सकता है। कोई फिशरी वो कर रहा है, फिशरी का बिजनेस कर रहा है, फिशरी कलेक्ट कर रहा है, फिश कलेक्ट कर रहा है, तो उस पर भी अगर टैक्स लगाना चाहे तो ये बॉडी लगा सकती है सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस जो इसमें मेंशन है, उनको कलेक्ट भी कर सकती है, एसेस भी कर सकती है, डिवाइड भी कर सकती है। तो क्या क्या चाहिए अगर किसी बॉडी को अच्छे से काम करना चाहिए, फंड्स चाहिए, फंड्स का हमने देखा यहाँ पे, फंक्शंस तो हमने बताया कि ये फंक्शंस इनमें काम कर सकती है, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकती है, जुडिशियरी का काम कर सकती है, और लेजिस्लेटिव दैट इज एक्ट भी बना सकती है, और तीसरा है फंक्शनरी, काम करने वाले। तो हमने बॉडी में कितने मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स थे, 30 में से 26 क्या थे, डायरेक्टली इलेक्टेड थे, किसके बेसिस पे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बेसिस पे, और 4 मेंबर क्या थे, नॉमिनेटेड। नॉमिनेट कौन कर रहा था, गवर्नर नॉमिनेट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ना हमने ये 5th शेड्यूल देखा, 6th शेड्यूल देखा, हमने देखा लद्दाख क्या डिमांड कर रहा है, तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। अब टॉपिक हमने पढ़े तो यूपीएससी इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है या क्या क्या क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके, दैट इज पीवाईक्यू। तो अभी हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो इनमें से कौन कौन से प्रोविजन की, अगर ये 5 दिए गए हैं तो 5 में से कौन कौन से प्रोविजन क्या है एजुकेशन पे इंपैक्ट डालेंगे, कि एजुकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रोविजन है, फर्स्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारे पास राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 41। हमारे पास आर्टिकल 45 है, तो ये क्या कहता है, द स्टेट्स हैव एनडीए वेयर
टू प्रोवाइड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम एज 0 to 6, 3 to 6। तो ये बात करता है आर्टिकल 45 बात करता है, या 6 to 14 की बात करता है पहले, जब 2002 में अमेंडमेंट किया गया था आरटीआई एक्ट में, राइट टू एजुकेशन में। तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 41 ये बात करते हैं किसकी, एजुकेशन की। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एजुकेशन की बात करता है, एजुकेशन को इंपैक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट सही है। सेकंड क्या है हमारे पास, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में मैंने बताया 29 सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट, तो उनमें से एक सब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये बॉडी भी इंपैक्ट करेगी, एजुकेशन को इंपैक्ट करेगी। फिर बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल रीजन्स की बात करता है, ट्राइबल एरिया की बात करता है। सिक्स शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है। और हमने देखा अभी प्राइमरी एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन कर सकती है ये बॉडी, एडीसी बॉडी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ये प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कर सकती है। जब उनका कंस्ट्रक्शन करेगी तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को इंपैक्ट करेगी ना करेगी, तो बियरिंग होगी एजुकेशन के ऊपर या नहीं होगी, तो दोनों ये भी सही है। फिर हमारे पास आता है सेवंथ शेड्यूल, और सेवंथ शेड्यूल में एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट तीन लिस्ट है हमारे पास, स्टेट लिस्ट होगी, सेंट्रल यूनियन लिस्ट होगी, और तीसरी क्या है, कंकरेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसमें 5 सब्जेक्ट को चेंज किया गया था। तो एजुकेशन को स्टेट से उठा के कहां पे रखा गया था, कंकरेंट लिस्ट में। तो अब एजुकेशन के ऊपर कौन कौन वो बना सकता है कि भाई एजुकेशन को अमेंड करना है। हमारे पास आरटीई एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, कब आया था, 2002 में, मोहिनी जैन केस में। मोहिनी जैन केस के बाद आया था। तो ये एक्ट किसने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में, कोई भी इसमें एक्ट वो बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। तो सेवंथ शेड्यूल का इंपैक्ट होगा एजुकेशन पे, नहीं होगा, ये भी पक्का होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5, पांचों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो ये क्या करेगा, इसने पूछा है कि ट्राइबल एरियाज का जो लैंड है वो हमें डाइवर्जन नहीं करना, नॉन ट्राइबल्स के लिए डाइवर्ट नहीं करना, कि माइनिंग के लिए किसको दे दिया, प्राइवेट जो पार्टीज, प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उनको दे दिया, तो वो नॉन ट्राइबल्स को दे दिया। तो ट्राइबल का जो लैंड है वो नॉन ट्रांसफर की बात करता है, वो ट्रांसफर नहीं करना है। तो हमने कौन सा शेड्यूल पढ़ा था इसके लिए, अभी इसके लिए फिफ्थ शेड्यूल होगा हमारे पास। थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है, सैलरी ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात करता है। नाइन्थ शेड्यूल किसकी बात करता है कि हमारे पास सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं जिनका जुडिशियल रिव्यू को प्रिवेंट करता है। और ट्वेल्थ शेड्यूल किसकी बात करता है, म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। तो फिफ्थ शेड्यूल क्या है कि ये ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है, कि ट्राइबल्स का लैंड नॉन ट्राइबल्स को नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन शायद 2021 में दोबारा से पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल किसकी बात करता है। अभी देखो डिमांड चल रही है, किस चीज की डिमांड चल रही है, कि हमें अपना लैंड प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने हैं, हमें अपना एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करना है। तो लैंड और किस में जाने की डिमांड कर रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल में जाना है। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस था, वो बेसिक हमने देखा। तो दोनों क्या प्रिवेंट करता है, ट्रांसफर का, लैंड का ट्रांसफर प्रिवेंट करता है। तो इससे लैंड प्रोटेक्ट होगा नहीं होगा, नहीं ऑब्वियसली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The provision in the fifth schedule and the sixth schedule in the the provision in the fifth schedule and the sixth schedule in the Constitution of India, they are made in order to, वो जो provisions fifth schedule और sixth schedule में है वो क्यों बनाए गए। अब इस क्वेश्चन को हम रिवर्स देख सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से, कि कोई भी डिमांड कर रहा है कि हमें अपना लैंड बचाना है, हमें अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, हमें अपना एम्प्लॉयमेंट बचाना है। इसे बचाने के लिए हमें कहां पे जाना है, सिक्स शेड्यूल में जाना है, फिफ्थ शेड्यूल में जाना है। तो फिफ्थ सिक्स शेड्यूल में जाना है बचाने के लिए। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में ये सब चीजें बचेगी नहीं बचेगी। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का मेन पर्पस क्या होगा, प्रोविजंस किस चीज से रिलेटेड होंगे, इन सब चीजों को बचाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। हाँ, उनका इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करेगा, ये तो पक्की बात है। सेकंड बात है, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, ऐसा तो नहीं है। डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, उसके लिए हमारे पास 11th शेड्यूल है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि ये प्रोटेक्ट क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग से देख सकते हैं कि भाई अगर लद्दाख डिमांड कर रहा है तो लद्दाख ने डिमांड क्यों की थी, उनको क्या क्या प्रोटेक्ट करना था, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था ना, कि भाई उनका इंटरेस्ट क्या क्या था, उनके जो रिसोर्सेज थे, उनका जो एम्प्लॉयमेंट या लैंड के बारे में थे, तो वो उनको प्रोटेक्ट करना था। उसके लिए उनको फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में जाना है, सिक्स शेड्यूल में जाना है।
तो 6th और 5th शेड्यूल के प्रोविजंस किस चीज से रिलेटेड होंगे कि ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ये आंसर होगा इसका। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो टॉपिक कैसा रहा ये एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा रहा, हमने कितने प्रोविजंस देखे, क्या क्या देखा इस टॉपिक के बारे में, और कुछ छूटा तो नहीं है। इनकेस अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कराया जाएगा दोबारा से। और थैंक यू वेरी मच। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी मेल आईडी है, कोई भी मेल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, इसकी पीपीटी की स्लाइड भी मिल जाएगी, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो उस पर डेली आपको क्वेश्चंस वगैरह, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस वगैरह, पीवाईक्यू, सीसेट के पीवाईक्यू, ये सब आपको दिए जाएंगे टाइम टू टाइम, और करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।